इस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है मणिपुर चक्र। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे सिर्फ एक एनर्जी सेंटर नहीं बल्कि हमारी शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और कर्म का एक पावर हाउस बताते हैं। और इसका सीधा संबंध है अग्नि तत्व से। जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो इसका विरोधाभास है। हमारे शरीर में आप देखिए जल तत्व है लगभग 72%। हाँ, सबसे ज्यादा। और अग्नि सिर्फ 5%। इसके बावजूद वैदिक विज्ञान से लेकर कई प्राचीन परंपराओं में अग्नि को ही सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है। तो सवाल यही है कि क्यों? बिल्कुल। तो आज की हमारी जो गहरी छानबीन है वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये 5% इतनी बड़ी भूमिका निभाता कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए इस 5% की छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन स्रोतों के मुताबिक इसी ने हमें सिर्फ जीवित नहीं रखा बल्कि हमें इंसान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हाँ। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो इन दस्तावेजों में एक बहुत मजेदार बात कही गई है कि इंसान के विकास की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने आग की खोज की। सही है। उससे पहले तो हम जानवरों की तरह मतलब कच्चा मांस ही खाते थे। आग ने हमें भोजन पकाना सिखाया, जिससे हमारा पेट और पाचन तंत्र वो शांत हुआ। हाँ, और पहली बार हमारे दिमाग को सोचने और विकसित होने की एनर्जी मिली। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका सीधा एक वैज्ञानिक संबंध है हमारे शरीर से। अच्छा। मणिपुर चक्र को आप कह सकते हैं कि शरीर का इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स है। इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स। हाँ, हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, मतलब ऊर्जा के चैनल। और ये चक्र उन सभी को कंट्रोल करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का केंद्र है। 72,000? सोचिए, अगर शरीर से सिर्फ अग्नि तत्व यानी वो जीवन की चिंगारी निकाल दी जाए तो शरीर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। अच्छा। एक जीवित और एक मृत शरीर में सबसे बड़ा अंतर इसी अग्नि का है। वाह, मतलब चलना फिरना सोचना कुछ भी करना सब कुछ इसी 5% पर निर्भर है। सब कुछ। और यहीं से कर्म योगी का कॉन्सेप्ट भी आता है ना? बिल्कुल। हमने जो नोट्स पढ़े हैं उसमें साफ तौर पर अच्छे खिलाड़ियों और मार्शल आर्ट्स के माहिरों का जिक्र है। कहा गया है कि इन सभी में एक मजबूत अग्नि तत्व होता है। बिल्कुल। यही वो ऊर्जा है जो हमें आलस से निकालकर काम करने पर मजबूर करती है। और ये सिर्फ शारीरिक काम नहीं है। ये वो इच्छा शक्ति है जो किसी को सुबह बिस्तर से उठाती है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ धकेलती है। सही। इसीलिए जैसे कुंफू जैसी मार्शल आर्ट्स में लड़ते समय जो खास तरह की आवाजें निकालते हैं ना, हाँ, वो जो जोर से चिल्लाते हैं, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। अच्छा, मैं तो यही समझती थी कि वो एक तरह का वॉर क्राई है। वो भी है, पर उसके पीछे का विज्ञान और भी गहरा है। वो आवाजें शरीर के अग्नि तत्व को सक्रिय और केंद्रित रखती हैं ताकि एनर्जी बनी रहे। हाँ, इससे लड़ाकू जल्दी थकता नहीं है और उसकी ऊर्जा बनी रहती है। ये उस 5% अग्नि को लगातार जगाए रखने का एक तरीका है। कमाल है। मतलब कर्म के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हुई संतुलित और शक्तिशाली अग्नि की बात, लेकिन हर किसी में ये इतनी मजबूत नहीं होती। अब संतुलन की बात आई है तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये चक्र शरीर में है कहाँ। इसे नाभि से थोड़ा ऊपर बताया गया है और इसका रंग पीला है। हाँ, पीला रंग जिसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो जब ये चक्र संतुलित होता है तब क्या होता है? जब ये संतुलित होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास और करुणा का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। उसमें नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, लेकिन बिना किसी अहंकार के। अच्छा। स्रोत यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हारी हुई बाजी भी जीत सकता है। हारी हुई बाजी जैसे चुनावों में होता है कभी कभी? हाँ, बिल्कुल वही उदाहरण दिया गया है कि कोई नेता बिल्कुल हार की कगार पर होता है और आखिरी पलों में कुछ ऐसा होता है कि पूरा खेल ही पलट जाता है। हाँ, होता है। ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि एक केंद्रित इच्छा शक्ति और ऊर्जा का प्रदर्शन है। लेकिन अगर ये असंतुलित हो, आलस आला तो समझ आता है, लेकिन स्रोतों में एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। जीती हुई बाजी हार जाना। हाँ, ये तो संयोग की बात लगती है। इसे ऊर्जा के असंतुलन से कैसे जोड़ा गया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब अग्नि तत्व कमजोर या असंतुलन में होता है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति और उसका आत्मविश्वास वो कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा। वो आखिरी पल में संदेह करने लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? और जैसे ही ये संदेह आता है
उसकी सारी ऊर्जा बिखर जाती है। मतलब फोकस हट जाता है। बिल्कुल, वो जीत के ठीक पहले कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा दूसरे लक्षण तो हैं ही, जैसे खाने के बाद बहुत ज्यादा सुस्ती आना। ये तो बहुत आम है ना? शरीर में बेवजह दर्द होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या अपच, ये सब संकेत हैं कि शरीर की आंतरिक अग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है। ये आलस और गुस्से वाली बात तो बहुत लोगों को अपने से जुड़ी हुई लगेगी। तो अगर किसी को लगता है कि उनका अग्नि तत्व कमजोर है, तो क्या स्रोतों में सिर्फ खान-पान बदलने की बात है या कुछ अभ्यास भी बताए गए हैं? दोनों ही बातें बताई गई हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। सबसे दिलचस्प सलाह आहार को लेकर है, जिसे हाफ ब्रेन कॉन्सेप्ट कहा गया है। हाफ ब्रेन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी भी पेट को 100% नहीं भरना चाहिए। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 या 2.5 ही खाओ। पेट में थोड़ी जगह हमेशा खाली रखो। अरे, ये तो आयुर्वेद में भी यही बात कही जाती है। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत वैज्ञानिक है। जब हम पेट को ठूस कर भर लेते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा, सारी की सारी, उसे पचाने में लग जाती है। सही बात है। दिमाग तक ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाती और हमें नींद आने लगती है, सुस्ती छा जाती है। हाँ। लेकिन जब पेट में थोड़ी जगह खाली होती है तो लिवर भोजन से बनी ऊर्जा को आसानी से दिमाग तक भेज पाता है। इसीलिए देर रात का खाना ना खाने की सलाह भी दी जाती है, ताकि सोते समय शरीर की अग्नि शांत और संतुलित रहे। और लिवर की बात आई तो एक हैरान करने वाली जानकारी भी मिली। हमारे शरीर में लिवर एकमात्र ऐसा अंग है जो खुद को दोबारा बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर इसका एक हिस्सा काटकर दान कर दिया जाए तो ये फिर से पूरा उग सकता है, ठीक एक पेड़ की टहनी की तरह। बिल्कुल, और ये अग्नि तत्व की पुनर्निर्माण और परिवर्तन की शक्ति का सबसे बड़ा भौतिक प्रमाण है। अच्छा। ये तत्व सिर्फ जलाता नहीं, ये नई ऊर्जा और नया जीवन भी बनाता है। एक स्वस्थ लिवर आपको सिर्फ शारीरिक रूप से जवान नहीं रखता, बल्कि स्रोतों के अनुसार ये गहरे ध्यान में उतरने के लिए भी बहुत जरूरी है। और खाने में क्या? खानपान में भी पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे पपीता, संतरा, केला, कद्दू, इन्हें शामिल करने की सलाह दी गई है। क्योंकि चक्र का रंग पीला है। हाँ, माना जाता है कि इन रंगों में अग्नि तत्व की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। ये दिलचस्प है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है। स्रोतों में बिंदी लगाने का भी जिक्र है, खासकर महिलाओं के लिए। कहा गया है कि महिलाओं का अग्नि तत्व स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होता है और बिंदी उसे संतुलित करने का काम करती थी। क्या ये भी इसी एनर्जी मैनेजमेंट का हिस्सा है? हाँ, इसे उसी संदर्भ में देखा जा सकता है। ये एक पारंपरिक मान्यता है कि महिलाओं में भावनात्मक और ऊर्जावान तीव्रता ज्यादा होती है, जिसे अग्नि का प्रतीक माना गया। अच्छा। बिंदी, खासकर चंदन की, आज्ञा चक्र पर लगाई जाती थी, जो मन को शांत करने वाला केंद्र है। हाँ। तो ये उस तीव्र अग्नि को एक दिशा देने, उसे शांत और रचनात्मक बनाए रखने का एक प्रतीकात्मक तरीका था, ताकि वो ऊर्जा विनाशकारी गुस्से या चिंता में ना बदले। मतलब ये सब हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के तरीके हैं। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ सीधे अभ्यासों पर आते हैं। त्राटक का जिक्र है, यानी मोमबत्ती की लौ को देखना। हाँ, लेकिन साथ में एक बड़ी चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और ये चेतावनी बहुत बहुत जरूरी है। स्रोतों में साफ कहा गया है कि त्राटक सिर्फ 2 मिनट के लिए करना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट। इसका मकसद आंखों की रोशनी बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि मन को एकाग्र करना है। कई लोग ये सोचकर 40-50 मिनट तक जबरदस्ती लौ को घूरते रहते हैं कि कोई सिद्धि मिल जाएगी। हाँ, लेकिन उससे उनकी आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। जो आध्यात्मिक लाभ मिलना है वो 2 मिनट की सच्ची एकाग्रता में ही मिल जाएगा। जबरदस्ती करने से लाभ नहीं, हानि होगी। तो संयम यहाँ भी जरूरी है। एक और तरीके का जिक्र है, सूर्य के सामने एक खास मुद्रा में बैठकर रम मंत्र का जाप करना। हाँ, रम। सूर्य तो खुद ही अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल। रम इस चक्र का बीज मंत्र है। माना जाता है कि इस ध्वनि के जो कंपन हैं वो सीधे मणिपुर चक्र की ऊर्जा को जागृत करते हैं। और सूर्य के प्रकाश में बैठकर इस मंत्र का जाप करना, ये एक तरह से अपनी आंतरिक अग्नि को ब्रह्मांड की अग्नि से जोड़ने जैसा है। ये एक शक्तिशाली अभ्यास माना गया है। और इसी विज्ञान को शायद हमारे मंदिरों और पूजा स्थलों में भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिरों में दिया जलाने या चर्च में मोमबत्ती जलाने के पीछे क्या यही तर्क है? हाँ, इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब किसी स्थान पर हजारों लोग एक ही श्रद्धा और सकारात्मक विचार के साथ दिया या मोमबत्ती जलाते हैं, तो उस स्थान की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब सामूहिक चेतना और ऊर्जा
कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, एक एनर्जी फील्ड बन जाता है। हाँ, एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र। जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता है तो उसका आभामंडल यानी ऑरा उस ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। और एक और सूक्ष्म बात है, दिए की लौ के ठीक बीच में जो एक छोटा सा नीला या खाली स्थान होता है, हाँ, मैंने देखा है। उसे आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है, जो सीधे आध्यात्मिक उन्नति और अनंत चेतना से जुड़ा है। वाह, मतलब एक छोटे से दिए में पांचों तत्व समाये हुए हैं, ये सोचना ही कितना अद्भुत है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि शरीर का ये 5% हिस्सा, ये अग्नि तत्व, असल में हमारे जीवन का इंजन है। ये हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक यात्रा तीनों को ईंधन देता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। अगर हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, सूर्य के साथ 2 मिनट कैसे बिताते हैं और अपने गुस्से पर कैसे काबू पाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमारी पूरी ऊर्जा प्रणाली को बदल सकती हैं। तो हमारे जीवन के और कौन से ऐसे छोटे छोटे स्विच हो सकते हैं जिन्हें हम हर रोज अनदेखा कर रहे हैं, जिनमें हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की ताकत छिपी हुई है?